आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने देश की पूरी दिशा ही बदल दी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं, एकदम सटीक तथ्यों से भरे हुए। बिल्कुल। लेकिन इन तारीखों और नामों के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है। कैसे एक अमीर और शक्तिशाली राज्यों से भरा देश कुछ ही दशकों में बाहरी ताकतों के नियंत्रण में आ गया। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इन नोट्स के जरिए हम दिल्ली सल्तनत की नींव तक का सफर तय करते हैं। बिल्कुल। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो है 700 से 1200 ईस्वी के बीच का समय। अर्ली मेडिवल पीरियड। हाँ, प्रारंभिक मध्यकाल। ये एक तरह से मतलब एक ट्रांजिशन फेज था। गुप्त साम्राज्य की जो शानदार विरासत थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत अभी बनी नहीं थी। तो एक तरह का वैक्यूम था। बड़े क्षेत्रीय राज्य थे जो आपस में ही उलझे हुए थे। तो इन आक्रमणों से ठीक पहले भारत की राजनीतिक तस्वीर कैसी थी? क्या ये सब राज्य मतलब मिलकर रहते थे? मिलकर रहना तो दूर की बात है। इन नोट्स से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे घर की है जिसके सदस्य आपस में ही लड़ रहे हैं। अच्छा। भारत उस समय दर्जनों छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन राज्यों में अपनी आन बान शान के लिए लगातार युद्ध होते रहते थे। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी उस समय की? सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि कोई केंद्रीय सेना नहीं थी। मतलब कोई ऐसी फौज जो बाहरी खतरे के वक्त पूरे देश के लिए लड़ सके। अच्छा, तो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे? हाँ, सैन्य व्यवस्था सामंती थी। मतलब राजा अपनी सेना के लिए स्थानीय सरदारों पर निर्भर था। और उनकी वफादारी तो हमेशा ही शक के घेरे में रहती होगी। बिल्कुल। तो ये जो राजनीतिक फूट थी यही उस समय भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और आप कह रही हैं कि ये सब आपस में ही लड़ रहे थे, तो उस वक्त उत्तर भारत में बड़ी शक्तियां कौन थी? मतलब इस संघर्ष के केंद्र में कौन था? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि उस वक्त भारत में 3 सुपर पावर थी। पश्चिम में प्रतिहार, जो आज के राजस्थान गुजरात के शासक थे। पूर्व में बंगाल के पाल, जो समुद्री व्यापार से बहुत अमीर थे। और दक्षिण से राष्ट्रकूट, जो दक्कन के पठार पर राज करते थे। और ये तीनों भारत की उस समय की कैपिटल यानी कन्नौज पर कब्जे के लिए, आप मानेंगे नहीं, 2 सदियों तक लड़ते रहे। 200 साल? हाँ, इसी लंबी लड़ाई को ही त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। अच्छा, तो एक तरफ उत्तर पश्चिम से आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था और भारत की सबसे बड़ी शक्तियां सीमा से हजारों किलोमीटर दूर आपस में ही एक महायुद्ध में उलझी हुई थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस लड़ाई ने तीनों को इतना कमजोर कर दिया कि जब तुर्क आए तो उत्तर भारत में उनका सामना करने के लिए कोई एक बड़ी ताकत बची ही नहीं थी। मैदान लगभग खाली था। हाँ, मैदान लगभग खाली था। तो इस बिखरे हुए राजनीतिक माहौल में दरवाजा लगभग खुला हुआ था और स्रोत बताते हैं कि 8वीं सदी की शुरुआत में इस दरवाजे पर पहली दस्तक अरबों ने दी। हाँ, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। इसका संदर्भ ये है कि अरब उस समय तक ईरान और मध्य एशिया जीत चुके थे और सिंध भारत में घुसने का एक अहम रास्ता था। लेकिन आक्रमण का कोई तात्कालिक कारण भी तो होगा? हाँ, नोट्स में दिया गया है, देबल बंदरगाह के पास अरब के जहाजों को लूट लिया गया था। जब हर्जाना मांगा गया तो सिंध के राजा दाहिर ने मना कर दिया। बस इसी को बहाना बनाकर हमला कर दिया गया। तो 712 ईस्वी का ये आक्रमण, क्या इसे भारत की विजय माना जाना चाहिए या सिर्फ एक सीमा पर हुई झड़प? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। स्रोत इसे एक क्षेत्रीय विजय कहते हैं। मतलब सिर्फ सिंध तक ही सीमित रहा? हाँ, इसका प्रभाव सिंध और मुल्तान के इलाके तक ही सीमित रहा। ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारत में इस्लाम का पहला राजनीतिक प्रवेश कराया। लेकिन ये एक ट्रेलर जैसा था। असली फिल्म तो लगभग 300 साल बाद शुरू हुई। अरबों के बाद तुर्क। हाँ। और यहाँ 2 नाम आते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। हाँ। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्रोतों के हिसाब से इनके इरादों में जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा। जमीन आसमान का। पहले आया महमूद गजनवी। उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार? हाँ, और उसका एक ही मकसद था, भारत का सोना, भारत का धन लूटना। वो यहाँ साम्राज्य बनाने नहीं आया था। मतलब वो एक रीडर था, रूलर नहीं। बिल्कुल। उसकी राजधानी अफगानिस्तान के गजनी में थी और वो यहाँ से दौलत लूटकर अपने शहर को शानदार बनाना चाहता था। सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। सोमनाथ का हमला सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, वो भारत के आर्थिक और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक केंद्र पर एक सीधा प्रहार था। और मथुरा, कन्नौज को भी उसने नहीं छोड़ा? नहीं, उसका लक्ष्य पैसा था, सियासत नहीं। लेकिन एक मिनट,
17 बार आक्रमण करना सिर्फ पैसे के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? क्या इसके पीछे कोई और राजनीतिक मकसद नहीं था, जैसे कि उत्तर भारत को लगातार अस्थिर रखना ताकि वो कभी एकजुट न हो सकें? ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। हालांकि स्रोत सीधे तौर पर लूट को ही मुख्य कारण बताते हैं, लेकिन आपका तर्क बिल्कुल सही है। उसके लगातार हमलों ने उत्तर भारत के राजपूत राज्यों की कमर तोड़ दी, उनकी आर्थिक और सैन्य शक्ति को इतना कमजोर कर दिया कि वो फिर कभी उस तरह से खड़े नहीं हो पाए। तो अनजाने में ही सही, उसने आने वाले आक्रमणकारियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। महमूद के बाद आया मोहम्मद गौरी, जिसके इरादे बिल्कुल अलग थे। यहीं पर इतिहास बदलता है। हाँ, महमूद के ठीक विपरीत मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना था। वो सिर्फ दौलत नहीं, दिल्ली चाहता था। सही कहा। वो यहाँ शासन करने आया था, और इसी इरादे ने उन 2 लड़ाइयों को जन्म दिया जिन्हें हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन की लड़ाइयां, ये तो भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ में से एक हैं। यकीनन। पहली लड़ाई हुई 1191 में। इसमें दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया। गौरी की सेना भाग खड़ी हुई और वो खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस गया। एक जबरदस्त जीत। तो फिर कहानी यहीं खत्म क्यों नहीं हो गई? 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पूरा पासा ही पलट गया? यही तो रणनीति और तैयारी का फर्क है। स्रोत बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अपनी जीत के बाद थोड़े, कह सकते हैं, निश्चिंत हो गए। उन्होंने गौरी को कम आंका। हाँ, और दूसरे राजपूत राजाओं को एकजुट करने की कोई खास कोशिश भी नहीं की। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी 1 साल तक चुप नहीं बैठा। उसने अपनी हार से सीखा, अपनी सेना को फिर से संगठित किया, अपनी घुड़सवार सेना को और तेज बनाया और पूरी तैयारी के साथ 1192 में वापस लौटा। और इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल। तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी के बेहतर रणनीति और तेज तर्रार घुड़सवारों के सामने पृथ्वीराज चौहान की सेना टिक नहीं सकी। उनकी हार हुई और यहीं से दिल्ली का रास्ता खुल गया। हाँ, स्रोतों में ये बात साफ लिखी है कि 1192 की यही एक लड़ाई थी जिसने दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। तो चलिए अब इन सभी धागों को जोड़ते हैं। अंदरूनी फूट, त्रिपक्षीय संघर्ष, गजनवी के हमले और फिर गौरी की जीत। विदेशी आक्रमणकारी आखिर सफल क्यों हुए? क्या हमारी सेना कमजोर थी? सेना कमजोर नहीं थी, इरादे कमजोर थे। अच्छा। स्रोत इसके कई कारण एक साथ बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण, जैसा हमने चर्चा की, राजनीतिक फूट। राजपूत राजा एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे, गौरी को नहीं। किसी केंद्रीय कमान का न होना। बिल्कुल। हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, देश के लिए नहीं। तीसरा, तुर्कों की बेहतर सैन्य रणनीति। उनके घोड़े और तीरंदाज भारतीय सेना के हाथियों पर भारी पड़े। और उन पहाड़ी दर्रों का भी तो जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सोचिए, हिमालय एक विशाल दीवार की तरह है। उस दीवार में घुसने के लिए बस कुछ ही दरवाजे हैं, जैसे खैबर और बोलन दर्रे। जिसके पास इन दरवाजों की चाबी होती, वही तय करता कि कौन अंदर आएगा। आक्रमणकारियों ने हमेशा इन दरवाजों पर कब्जा बनाए रखा, जबकि भारतीय शासकों ने इन्हें सुरक्षित करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संक्षेप में कहें तो विदेशी इसलिए जीते क्योंकि भारत एकजुट नहीं था। बिल्कुल सही। और इन आक्रमणों का भारत पर क्या असर पड़ा? जाहिर है, राजनीतिक तौर पर तो सब कुछ बदल गया। राजनीतिक रूप से राजपूतों का दबदबा खत्म हो गया और भारत में पहली बार एक स्थायी मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। और आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से देश की अपार संपत्ति, खासकर मंदिरों का खजाना, भारत से बाहर चला गया। और सांस्कृतिक रूप से? सांस्कृतिक रूप से ये एक नए युग की शुरुआत थी। यहीं से भारत इस्लामी संस्कृति के मेलजोल का लंबा और दिलचस्प सफर शुरू हुआ, जिसका असर आज भी हमारी कला, भाषा और संगीत में दिखाई देता है। तो गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई जीती, रास्ता बनाया, लेकिन सल्तनत की स्थापना का श्रेय उसे नहीं दिया जाता। ये भी एक दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में मोहम्मद गौरी के एक गुलाम और सबसे काबिल सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अच्छा। 1206 में गौरी की हत्या हो गई, जिसके बाद उसके भारतीय प्रदेशों का कंट्रोल ऐबक के हाथ में आ गया और उसने खुद को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया। तो मतलब गौरी विजेता था, लेकिन ऐबक संस्थापक था। हाँ, इसीलिए स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, गौरी ने रास्ता बनाया, ऐबक ने मंजिल पाई। तो आज की इस चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो कहानी कुछ इस तरह है।
712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के जरिए भारत में पहला सफल अरब आक्रमण किया। फिर लगभग 300 साल बाद महमूद गजनवी के 17 विनाशकारी आक्रमण हुए, जिनका मकसद सिर्फ लूटपाट था। बिल्कुल। लेकिन असली गेम चेंजर था मोहम्मद गौरी, जो यहाँ राज करने के इरादे से आया और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई जीतकर उसने ये सपना सच कर दिखाया। और इस सब के पीछे भारत की अपनी अंदरूनी फूट और वो त्रिपक्षीय संघर्ष, उसने एक बड़ी भूमिका निभाई। हाँ। और अंत में 1206 में इन्हीं घटनाओं की बुनियाद पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने अगले 300 सालों तक भारत पर राज किया। ये पूरी श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक घटना दूसरी के लिए जमीन तैयार करती गई। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। जरूर। नीतिक और सैन्य पहलुओं के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, कौन जीता, कौन हारा और क्यों। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शुरुआती अक्सर हिंसक संपर्क सदियों के दौरान कैसे एक ऐसे समृद्ध सांस्कृतिक संगम में बदल गए जिसने कला, वास्तुकला, भाषा और संगीत को प्रभावित किया और अंततः उस भारत को आकार दिया जिसे हम आज जानते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जहां गुलाम बादशाह बने। बाजार में हर सब्जी का दाम सुल्तान तय करता था और एक सुल्तान तो अपनी पूरी की पूरी राजधानी ही सैकड़ों किलोमीटर दूर ले गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। हमारे पास जो स्रोत है वो खासतौर पर एसएससी, रेलवे और ऐसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाई गई एक स्टडी गाइड है। तो आज हमारा मिशन है 1206 से 1526, मतलब इन 300 सालों के सबसे जरूरी फैक्ट्स को समझना, रटना नहीं। हम देखेंगे कि कैसे ये सल्तनत एक गुलाम के हाथों से शुरू हुई, खिलजी क्रांति से गुजरी, तुगलकों के कह सकते हैं कि पागलपन भरे प्रयोगों को झेला और आखिर में पानीपत के मैदान में खत्म हो गई। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ राजाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली खींचतान ही कहानी है। सुल्तान और उसके ताकतवर सरदारों के बीच की खींचतान। और कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सीन सेट कर लेते हैं। राजधानी थी दिल्ली, सरकारी भाषा यानी दरबारी भाषा फारसी थी, पर्शियन, और शासन का स्वरूप था एक थियोक्रेटिक मोनार्की। थियोक्रेटिक मोनार्की मतलब धर्म पर आधारित राजशाही। एग्जैक्टली, जो शरीयत कानून पर चलती थी। पर एक बात याद रखनी है, और ये एग्जाम में सीधा सवाल बनता है कि दिल्ली का सुल्तान बगदाद के खलीफा का कोई गवर्नर नहीं था, वो एक आजाद शासक था। ठीक है, तो मंच तैयार है। चलिए पहले एक्ट से शुरू करते हैं, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, 1206 से 1290 तक। नाम ही अपने आप में एक कहानी है। इसकी शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये सोचना भी कमाल है, एक गुलाम से एक साम्राज्य के संस्थापक तक का सफर। यही इस वंश की सबसे बड़ी खासियत थी। ऐबक को उसकी दरियादिली के लिए लाख बख्श भी कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और दिल्ली को उसकी दो बहुत बड़ी देन है, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और दूसरी वो इमारत जिसे आज दुनिया जानती है, कुतुब मीनार, जिसका काम उसने शुरू करवाया था। और इसकी मौत भी उतनी ही नाटकीय थी, चौगान खेलते हुए, जिसे हम आज पोलो कहते हैं, घोड़े से गिरकर। ये फैक्ट तो कई बार वन लाइनर में पूछा गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एसएससी एक ट्रैप क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, क्या? ऐबक संस्थापक यानी फाउंडर जरूर था, लेकिन सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या रियल कंसोलिडेटर वो नहीं था। ये तमगा किसी और को मिला। तो फिर ये असली हीरो कौन था जिसने इस नई सल्तनत को सच में मजबूत बनाया? वो था इल्तुतमिश, ऐबक का ही गुलाम और दामाद। उसने वो काम किए जिससे सल्तनत सिर्फ एक जीती हुई जमीन न रहकर एक असली राज्य बनी। उसने सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया और सबसे बड़ा काम था इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली, ये क्या थी? इसे ऐसे समझिए कि उसने अपने अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। ओह, तो उस जमीन से टैक्स वसूल कर वो अपना और अपने सेना का खर्चा चलाते थे? एग्जैक्टली। उसने एक तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रक्चर की नींव रखी। और पैसों का क्या? क्या कोई ऑफिशियल करेंसी भी थी उस वक्त? बिल्कुल थी। उसने सल्तनत को उसकी अपनी करेंसी दी, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये सल्तनत की स्टैंडर्ड करेंसी बन गई। उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया और सबसे जरूरी फैसला, उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। इसीलिए उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। मैंने सुना है उसे खलीफा से भी कोई मान्यता मिली थी। ये कितना जरूरी था उस समय?
ये उस वक्त के लिए किसी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जैसा था। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा ने ऑफिशियली सुल्तान माना। एग्जाम के लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछा गया है। दस मोड़ आता है। मंच पर आती हैं रज़िया सुल्ताना, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक। ये तो अपने जमाने से बहुत आगे की बात लगती है। थी, लेकिन ये उसके लिए कांटों का ताज साबित हुआ। उसकी असली लड़ाई मंगोलों से नहीं थी, बल्कि अपने सरदारों से थी। अच्छा। ये जो तुर्की सरदार थे, जिन्हें चालीसा या तुर्काने चहलगानी कहते थे, वो एक औरत के हुक्म के नीचे काम करने को तैयार ही नहीं थे। और जब रज़िया ने याकूत नाम के एक हबशी गुलाम को ऊंचा पद दिया, तो ये उनकी मर्दानगी और नस्ली गुरूर पे चोट जैसा था। तो क्या रज़िया की नाकामी की वजह सिर्फ उसका औरत होने था या कोई और गहरी राजनीतिक वजह भी थी? यहाँ एक वैचारिक पॉइंट समझना जरूरी है। ये सिर्फ लिंग का मामला नहीं था, ये सीधे सीधे सुल्तान और सरदारों के बीच सत्ता के संघर्ष का मामला था। सरदार एक ऐसी कठपुतली चाहते थे जिसे वो कंट्रोल कर सकें। रज़िया एक काबिल शासक थी और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। और इस संघर्ष का अंत कैसे हुआ? ये जो चालीसा का ग्रुप था, इसे किसने खत्म किया? इसे खत्म किया उसी ग्रुप के एक सदस्य ने, जो बाद में सुल्तान बना, बलबन। वो जानता था कि अगर सल्तनत को बचाना है तो सुल्तान की ताकत को सबसे ऊपर रखना होगा। इसके लिए वो राजत्व का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ किंगशिप लेकर आया। थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान भाषा में कहें तो बलबन ने कहा कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, वो धरती पर जिल-ए-इलाही हैं। जिल-ए-इलाही मतलब अल्लाह की परछाई। हाँ, उसका फैसला ही कानून है। उसने दरबार में इतना खौफ और अनुशासन पैदा किया कि कोई सिर उठाने की हिम्मत ना करे। उसने सिजदा और पैबोज जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की। सिजदा और पैबोज? सिजदा यानी घुटनों के बल झुकना और पैबोज मतलब सुल्तान के पैर चूमना। उसका एक ही मकसद था, ये बताना कि सुल्तान और सरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। तो बलबन ने लोहे और खून की नीति से सल्तनत को तो स्थिर कर दिया, लेकिन इस क्रूरता ने शायद एक विद्रोह की नींव भी रखी होगी, और शायद इसी से अगला वंश उभरा। एकदम सही पकड़ा। बलबन के कठोर शासन के बाद जब कमजोर शासक आए तो सरदारों ने फिर से सिर उठाया, और इसी उथल-पुथल से एक क्रांति हुई जिसे हम खिलजी क्रांति कहते हैं। यहां से शुरू होता है खिलजी वंश, 1290 से 1320, और इस वंश का जो पोस्टर बॉय था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये नाम सुनते ही पद्मावत फिल्म और एक क्रूर शासक की छवि दिमाग में आती है। लेकिन इतिहास में उसकी पहचान क्या है? इतिहास में उसकी पहचान एक क्रूर शासक से ज्यादा एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री जीनियस की है। उसने पहली बार एक विशाल परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई जिसे सरकार सीधे सैलरी देती थी, और सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने 2 सिस्टम शुरू किए जो एग्जाम में बार बार आते हैं। कौन से? एक घोड़ों को दागने की प्रथा, जिसे दाग कहते थे, और दूसरा सैनिकों का पूरा हुलिया रिकॉर्ड करने की प्रथा, जिसे चेहरा कहते थे। लेकिन मैंने सुना है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी बाजार नियंत्रण नीति थी। मतलब उसने महंगाई को कंट्रोल कर लिया था। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सल्तनत काल का सबसे हैरान करने वाला आर्थिक प्रयोग था, एक तरह की कमांड इकोनॉमी। उसने 3 तरह के बाजार बनाए, एक अनाज के लिए जिसे मंडी कहते थे, दूसरा कपड़े और जरूरी सामान के लिए, और तीसरा घोड़ों और गुलामों के लिए। और हर चीज का दाम फिक्स था। 1 मिनट, हर चीज का दाम फिक्स? आज भी सरकारें ऐसा नहीं कर पाती। और अगर कोई गड़बड़ करता तो? सजा ऐसी थी कि रूह कांप जाए। कहते हैं अगर कोई दुकानदार वजन कम तौलता तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। बाप रे, ये तो किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है। आखिर इस भयानक सिस्टम के पीछे का मकसद क्या था? यही क्यों वाला सवाल परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी है। इसका सिर्फ एक मकसद था, अपनी विशाल सेना को कम सैलरी पे मेंटेन करना। अच्छा। जब सिपाही को तनख्वाह कम मिलेगी तो उसे गुजारे के लिए सामान भी सस्ता मिलना चाहिए, है ना? मंगोलों के लगातार हमलों से सल्तनत को बचाने के लिए एक बड़ी सेना जरूरी थी, और उस सेना को खिलाने के लिए ये बाजार नियंत्रण जरूरी था। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था। और उसकी सेना ने दक्षिण भारत तक भी तो अभियान किए थे। हाँ, उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई तक को रौंद डाला था। लेकिन यहाँ एक और एग्जाम ट्रैप है। क्या? अलाउद्दीन खिलजी खुद कभी दक्कन के अभियान पर नहीं गया। ये सारा काम मलिक काफूर का था। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, 1320 से 1414, और इसके साथ ही सल्तनत में प्रयोगों का एक नया दौर शुरू होता है,
खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। उसे बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं, जो अपने आप में एक विरोधाभास है। वो सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और सबसे विवादास्पद सुल्तान था। उसकी समस्या ये थी कि उसके आइडियाज 14वीं सदी के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थे, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, मतलब उन्हें लागू करने का तरीका, बहुत खराब था। उसके 3 बड़े प्रयोग कौन-कौन से थे? पहला, राजधानी को दिल्ली से 700 मील दूर देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाना। आइडिया अच्छा था दक्षिण पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसने पूरी दिल्ली की आबादी को चलने का हुक्म दे दिया। रास्ते में ही हजारों लोग मारे गए। ओह! दूसरा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। ये भी आज के पेपर नोट जैसा ही एक कॉन्सेप्ट था। उसने चांदी के सिक्कों के बराबर कीमत के तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन टकसाल पर कंट्रोल नहीं रखा। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों में ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। और तीसरा प्रयोग? तीसरा था दोआब में टैक्स बढ़ाना। गंगा यमुना के बीच का उपजाऊ इलाका। आइडिया था खजाना भरना, लेकिन उसने टैक्स तब बढ़ाया जब वहां अकाल पड़ा हुआ था। नतीजा, किसान जमीन छोड़कर भाग गए। तीनों बार आइडिया अच्छा, पर टाइमिंग और तरीका गलत। इस वंश में एक और बड़ा नाम है फिरोज शाह तुगलक का। उसे मोहम्मद बिन तुगलक का उल्टा कहा जाता है, जो कल्याणकारी कामों के लिए जाना गया। बिल्कुल, उसने तबाही को ठीक करने का काम किया। उसने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछवाया। उसने गरीबों के लिए दीवाने खैरात, मतलब दान विभाग, और गुलामों के लिए दीवाने बंदकान, मतलब दास विभाग बनाया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था और पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तुगलकों के बाद सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। फिर आए सैयद और लोधी वंश। ये परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण है? सैयद वंश तो बहुत छोटा और कमजोर था। बस संस्थापक का नाम याद रखना जरूरी है, खिज्र खान। ज्यादा सवाल नहीं आते। इसके बाद आए लोधी, 1451 से 1526 तक। ये दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान थे। यहाँ 3 नाम जरूरी हैं। बहलोल लोधी, जो संस्थापक था। सिकंदर लोधी, जिसने 1504 में आगरा शहर बसाया। ये एक पक्का सवाल है। और आखिरी शासक इब्राहिम लोधी, जिसके साथ ही सल्तनत की कहानी खत्म हो जाती है ना? हाँ, इब्राहिम लोधी एक घमंडी और तानाशाह शासक था। उसके अपने ही सरदार उससे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। मतलब सल्तनत को किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि अंदर की फूट ने खत्म किया। बिल्कुल, और इसी न्योते का नतीजा था 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। हाँ, और ये लड़ाई सिर्फ एक सल्तनत का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। भारत ने पहली बार युद्ध में बारूद और तोपों का इतना असरदार इस्तेमाल देखा। इब्राहिम लोधी मैदान में ही मारा गया, और इसके साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। इसके लिए एक सीधा सा वन लाइनर है, 1526 सल्तनत गई, मुगल आया। सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ खास टर्म्स पर सवाल आते हैं, जैसे दीवाने विजारत या दीवाने अर्ज। इन्हें आसानी से कैसे याद रखें? इन्हें आज की सरकार से जोड़कर देखिए। दीवाने विजारत सल्तनत का फाइनेंस मिनिस्ट्री था, और दीवाने अर्ज था डिफेंस मिनिस्ट्री। अच्छा। इसी तरह खराज जमीन पर लगने वाला टैक्स था, और जिजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर। और आर्किटेक्चर, इसे तो मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछते हैं। ये सबसे आसान सेक्शन है, बस 3-4 नाम याद रखने हैं। कुतुब मीनार शुरू किया ऐबक ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का गेटवे है, वो बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। बस एक सवाल पक्का। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पूरी 300 साल की कहानी को जल्दी से समेटते हैं। अगर हमें रैपिड रिवीजन करना हो तो क्या कीवर्ड्स होंगे? गुलाम वंश का कीवर्ड है कंसोलिडेशन, यानी सल्तनत को जमाना। खिलजी वंश का है रेवोल्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब क्रांति और नियंत्रण। तुगलक वंश एक्सपेरिमेंट्स, और लोधी वंश डिक्लाइन यानी पतन। और अगर शासकों को उनके सबसे बड़े काम से जोड़ना हो, 1206 ऐबक, इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश, राजत्व का सिद्धांत बलबन, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक, नहरें फिरोज शाह तुगलक, और अंत 1526 इब्राहिम लोधी। इसे और भी सरल बनाने के लिए एक यादगार मंत्र है। AIBK बिल्ड्स, बलबन रूल्स, अला कंट्रोल्स, तुगलक एक्सपेरिमेंट्स,
लोदी एंड्स। एबैक बिल्स, बेल्बिन रूल्स, अला कंट्रोल्स, तुगलक एक्सपेरिमेंट्स, लोधियंस। ऐबक ने निर्माण किया, बलबन ने शासन किया, अलाउद्दीन ने नियंत्रण किया, तुगलक ने प्रयोग किए और लोदी के साथ अंत हो गया। ये तो वाकई बहुत काम का है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग जैसे सांकेतिक मुद्रा सफल हो जाते तो भारत की आर्थिक व्यवस्था का इतिहास आज कैसा होता? क्या उसका विचार अपने समय से बहुत आगे था या उसे लागू करने का तरीका ही उसकी सबसे बड़ी विफलता थी? इस पर जरूर सोचें। तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स हैं। विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और खासतौर पर मुगल साम्राज्य। हाँ, और ये नोट्स बहुत सीधे, मतलब टू द पॉइंट और तथ्य आधारित हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन है इन तथ्यों को खंगालना और ये समझना कि भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का उदय, शिखर और पतन वो कैसे हुआ। सही बात। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सवाल अक्सर क्यों से ही बनते हैं। तो ये नोट्स 1526 में बाबर के आने से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक के दौर को कवर करते हैं। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। और हम सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि उनके पीछे की व्यवस्था और नीतियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत बाबर से होती है। अब देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, ये तो सब जानते हैं। इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीक नुक्ता है जो इन नोट्स में हाईलाइट किया गया है। क्या? कि असल में 1527 की खानवा की लड़ाई जो राणा सांगा के खिलाफ थी, उसने भारत में मुगल शासन को स्थिरता दी। अच्छा। देखिए, पानीपत ने तो सिर्फ दिल्ली का दरवाजा खोला था, पर भारत पर असली पकड़ वो खानवा की जीत के बाद ही बनी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो मतलब दिल्ली सल्तनत को हराना एक बात थी, लेकिन असली चुनौती तो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक से आई। बिल्कुल सही। और बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो अपने साथ मध्य एशिया की तैमूरी दरबारी संस्कृति लेकर आया, जैसे चारबाग स्टाइल के बगीचे। और उसकी आत्मकथा बाबरनामा, जो उसने अपनी मूल भाषा चगताई तुर्की में लिखी। ये सवाल तो अक्सर परीक्षाओं में आता है। हाँ, उस दौर की बेहतरीन रचनाओं में से एक है। बाबर के बाद हुमायूं का दौर आता है, जो मतलब काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। हाँ, वो क्यों था? ऐसा क्यों हुआ? वजह साफ थी। एक तो बाबर को साम्राज्य मजबूत करने का ज्यादा समय नहीं मिला, और उसने जो भी जीता उसे अपने भाइयों में जागीरों के रूप में बांट दिया। ओ, तो अंदरूनी कलह शुरू से ही थी। बिल्कुल। कोई स्पष्ट सैन्य संगठन भी नहीं था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया शेरशाह सूरी ने। और एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि हुमायूं को ज्योतिष पर बहुत ज्यादा भरोसा था। हाँ, कहते हैं कि वो हफ्ते के 7 दिन ग्रहों के हिसाब से अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। सोचिए, एक बादशाह जंग की रणनीति से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहा है। इससे आत्मविश्वास की कमी का पता चलता है। लेकिन हुमायूं का सबसे बड़ा योगदान शायद अनजाने में हुआ। वो कैसे? जब वो शेरशाह से हारकर फारिस के सफवीद साम्राज्य में शरण लेने गया, तो वापसी में अपने साथ फारसी कलाकार, विद्वान और अधिकारी लेकर आया। तो यहीं से वो मुगल दरबार का पर्शियनाइजेशन यानी फारसीकरण शुरू हुआ। एग्जैक्टली। यहीं से मुगल दरबार पर फारसी रंग पूरी तरह चढ़ गया। भाषा, पहनावा, तौर तरीके, सब कुछ। इस एक घटना ने आने वाली सदियों के लिए मुगल संस्कृति की दिशा ही तय कर दी। लेकिन हुमायूं की वापसी से पहले भारत में शेरशाह सूरी का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इन नोट्स में उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस कहा गया है। प्रतिभाशाली कहना भी शायद कम होगा। उन्होंने सिर्फ 5 साल के शासन में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े बादशाह नहीं कर पाए। जैसे कि उन्होंने अपने साम्राज्य को सरकार यानी जिले और परगना यानी तालुका में बांटा। जमीन की सही पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया और पट्टा और कबूलियत जैसी व्यवस्थाएं शुरू की। पट्टा और कबूलियत, इससे क्या हुआ? इससे राज्य का किसानों से सीधा संपर्क बना और बिचौलियों का खात्मा हो गया। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुगलों की जो मशहूर लगान व्यवस्था थी उसका ब्लूप्रिंट असल में उनके सबसे बड़े दुश्मन ने ही तैयार किया था। ये तो कमाल की बात है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। शेरशाह ने उस प्रशासनिक आधारशिला को रखा जिस पर अकबर ने बाद में एक मजबूत इमारत खड़ी की। ग्रैंड ट्रंक रोड, सरायों का निर्माण, मुद्रा प्रणाली में सुधार, ये सब उनकी देन है। सिर्फ 5 साल में? हाँ, काम सिर्फ 5 साल का,
लेकिन असर सदियों तक रहा। तो इसी नींव पर अकबर ने साम्राज्य को खड़ा किया। उनका शासनकाल था 1556 से 1605 तक। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर मुगल सत्ता को फिर से स्थापित किया। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576, वो भी बहुत मशहूर है। हाँ, और नोट्स में ये साफ किया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक था। महाराणा प्रताप कभी पकड़े नहीं गए। लेकिन अकबर को रणनीतिक बढ़त तो मिली थी। हाँ, बढ़त जरूर मिली, क्योंकि मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में आ गया था। पर अकबर का असली योगदान है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबदारी प्रणाली। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये जात और सवार क्या था? बहुत सरल है। जात से किसी अधिकारी का पद और उसका वेतन तय होता था। मतलब जितनी बड़ी जात उतना बड़ा ओहदा। अच्छा। और सवार से ये तय होता था कि उसे अपनी टुकड़ी में कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। ये एक ही साथ सैन्य और नागरिक प्रशासन की रीढ़ थी। और सबसे जरूरी बात, ये व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मतलब पिता के बाद बेटे को वही मनसब मिले, ये जरूरी नहीं था। तो इससे बादशाह का नियंत्रण बना रहता था। सही बात। मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी जागीर और पद शाही खजाने में वापस आ जाते थे। ये व्यवस्था योग्यता पर आधारित थी। ये अकबर की दूरदर्शिता थी। अकबर की धार्मिक नीति भी हमेशा चर्चा में रहती है। इबादत खाना बनवाया, जजिया खत्म किया, राजपूतों से विवाह संबंध बनाए। इसके पीछे सोच क्या थी? यहाँ समझने वाली बात यह है कि अकबर की नीति धर्मांतरण की नहीं, बल्कि राज्य तटस्थता की थी। मतलब स्टेट न्यूट्रलिटी। राज्य तटस्थता। हाँ, वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते थे जहां निष्ठा का आधार धर्म न होकर बादशाह हो। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना या सुलह ए कुल यानी सबके लिए शांति की नीति, ये सब इसी सोच का नतीजा था। तो अकबर ने एक ऐसा मजबूत प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर दिया कि शायद उनके बेटे जहांगीर को ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। जहांगीर के समय 1605 से 1627 तक सत्ता का केंद्र खुद बादशाह से ज्यादा उनकी पत्नी नूरजहां बन गई थी। हाँ, नूरजहां झुंटा शब्द का इस्तेमाल हुआ है नोट्स में। हाँ, एक तरह का गुट बन गया था जिसमें नूरजहां, उनके पिता और भाई शामिल थे, और जो असल में राजकाज चलाते थे। मतलब नूरजहां इतनी शक्तिशाली हो गई थी? इतनी कि उनके नाम के सिक्के भी जारी किए गए, जो मुगल इतिहास में अभूतपूर्व था। जहांगीर वो प्रशासन से काफी हद तक बेरुख थे, लेकिन उन्हें न्याय और चित्रकला का बहुत शौक था। जहांगीर के ही समय में पहले अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो 1615 में भारत आए थे। क्या ये उस वक्त एक बड़ी घटना मानी गई थी? शायद उस वक्त ये एक मामूली घटना लगी होगी, कुछ व्यापारियों को व्यापार की इजाजत देना, लेकिन असल में ये उस प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसने 150 साल बाद मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। ये एक व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत थी जो आगे चलकर राजनीतिक गुलामी में बदल गई। जहांगीर के बाद शाहजहां का दौर आया 1628 से 1658 तक, और इसे वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला। हाँ, और ये सिर्फ इमारतें बनाने का शौक नहीं था, ये पूरी दुनिया को मुगल शक्ति और वैभव दिखाने का एक सोचा समझा प्रयास था। एक तरह का सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट। बिल्कुल। सफेद संगमरमर का इस्तेमाल, फारसी समरूपता, ये सब इसकी पहचान थी। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी है। भारी पड़ी मतलब? नोट्स में भी लिखा है कि इन स्मारकों पर अत्यधिक खर्च ने शाही खजाने को कमजोर कर दिया। हाँ, खजाने को कमजोर कर दिया। देखिए, शाहजहां के दौर में साम्राज्य में काफी हद तक शांति थी, राजस्व वसूली अपने शिखर पर थी। तो फिर समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि आमदनी जितनी ज्यादा थी, खर्च उससे भी कहीं ज्यादा हो रहा था, खासकर इमारतों और मध्य एशिया में सैन्य अभियानों पर। ये वास्तुकला का स्वर्ण युग था, लेकिन आर्थिक रूप से ढलान यहीं से शुरू हो गई थी। और अब आते हैं आखिरी महान मुगल बादशाह औरंगजेब पर, 1658 से 1707 तक। ये सुनना बड़ा अजीब लगता है। एक तरफ कहते हैं कि औरंगजेब के समय साम्राज्य सबसे बड़ा था, और दूसरी तरफ ये भी कि उसकी नीतियों पतन का कारण बनी। ये विरोधाभास कैसे काम करता है? ये एक शानदार सवाल है। औरंगजेब ने साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया, लेकिन ये विस्तार ही उसके लिए घातक साबित हुआ, खासतौर पर उसकी दक्कन नीति।
दक्कन नीति। उसने अपने शासन के आखिरी 25 साल से ज्यादा दक्कन में मराठों, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए बिताए। 25 साल? इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य तो फैला, लेकिन खजाना पूरी तरह खाली हो गया। दक्कन का युद्ध औरंगजेब के लिए एक ऐसा नासूर बन गया जिसने साम्राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को धीरे धीरे सोख लिया। और उनकी धार्मिक नीति, जो बहुत विवादास्पद है, जजिया को फिर से लगाना, मंदिर तोड़ने की घटनाएं। यहाँ नोट्स एक जरूरी बारीकी बताते हैं। मंदिर तोड़ने के पीछे अक्सर राजनीतिक कारण होते थे, जैसे किसी विद्रोही सरदार को सजा देना। अच्छा, सिर्फ धार्मिक कारण नहीं थे? नहीं, इसके साथ ही औरंगजेब ने कई मंदिरों को भूमि अनुदान भी दिया, जिसके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर सिर्फ काली और सफेद नहीं है, उनकी नीतियां पॉलिटिको इकोनॉमिक थीं। तो साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? औरंगजेब के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा? नींव तो पहले ही खोखली हो चुकी थी। औरंगजेब के लंबे और खर्चीले युद्ध, उनके बाद कमजोर उत्तराधिकारी, और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट मतलब जागीरें, यानी जमीन कम थी और उस पर दावा करने वाले अमीर और मनसबदार ज्यादा। इससे अमीरों के बीच गुटबाजी और लड़ाई बढ़ गई। और बाहरी चुनौतियां भी तो बढ़ रही थीं। हाँ, मराठा, सिख और जाट जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। तो ये पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, पर प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। पहला, पानीपत ने प्रवेश दिया, लेकिन खानवा की लड़ाई ने असली स्थिरता दी। दूसरा, हुमायूं के फारस प्रवास से मुगल दरबार पर फारसी प्रभाव शुरू हुआ। तीसरा, मुगल प्रशासन का मजबूत आधार असल में शेर शाह ने तैयार किया था। चौथा, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था बनाई जो योग्यता पर आधारित थी, वंशानुगत नहीं। पांचवां, जहांगीर के समय अंग्रेजों का औपचारिक प्रवेश हुआ। छठा, शाहजहां का दौर संगमरमर की वास्तुकला का शिखर था, लेकिन बहुत खर्चीला भी। और सातवां, औरंगजेब की दक्कन नीति ने साम्राज्य को चरम पर तो पहुंचाया, लेकिन आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। इन नोट्स में एक बहुत ही शानदार मेमोरी कोड भी दिया गया है, जो इस पूरी कहानी को याद रखने में मदद कर सकता है। बताइए। हाँ, ये कोड है: पानीपत ओपन्स, खानवा फिक्सेस, शेर ऑर्गेनाइजेस, अकबर सिस्टमेटाइजेस, जहांगीर डेलीगेट्स, शाहजहां डेकोरेट्स और औरंगजेब ओवर एक्सपेंड्स। वाह, पानीपत ने खोला, खानवा ने जमाया, शेर ने संगठित किया, अकबर ने व्यवस्थित किया, जहांगीर ने सौंपा, शाहजहां ने सजाया और औरंगजेब ने जरूरत से ज्यादा फैलाया। ये तो सच में बहुत उपयोगी है। एक वाक्य में पूरा साम्राज्य सिमट गया। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सफल थी, और अगर किसी वजह से सूरी वंश जारी रहता और हुमायूं कभी वापस ना आते, तो भारत का इतिहास और उसका प्रशासनिक ढांचा आज कितना अलग हो सकता था। साथ स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की उस मशीनरी को समझने जा रहे हैं जिसने सदियों तक भारत पर राज किया, मुगल साम्राज्य। हमारे पास जो स्रोत है वो प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाए गए नोट्स जैसे हैं, एकदम सटीक, तथ्य आधारित और सीधे मुद्दे पर। तो हमारा मिशन साफ है, मुगल साम्राज्य के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना। ये इतनी विशाल और जटिल व्यवस्था आखिर चलती कैसे थी? इसे चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था, और जब पैसा आता था तो वो खर्च कहाँ होता था? आज हम मनसबदारी और जागीरदारी जैसी प्रणालियों से लेकर उनके शानदार कला और वास्तुकला तक हर पहलू की गहराई से जांच करेंगे। चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मुगल साम्राज्य का ढांचा कैसा था। स्रोत कहते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारी ताकत एक ही जगह केंद्रित थी, सम्राट के हाथ में। वही कानून था, वही सेना का प्रमुख था और वही सबसे बड़ा जज। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि एक थियोक्रेटिक स्टेट, मतलब एक धर्म आधारित राज्य नहीं था। ओह, तो ये किसी धार्मिक कानून से नहीं चलता था? नहीं, ये सम्राट की इच्छा और साम्राज्य की जरूरतों के हिसाब से चलता था। ये एक प्रैग्मेटिक इंपीरियल स्टेट था जिसने फारसी प्रशासनिक परंपराओं और भारत की जमीनी राजस्व प्रणालियों का एक बेहतरीन मिश्रण तैयार किया था। ठीक है,
तो सम्राट सबसे ऊपर। हम्म, लेकिन जाहिर है वो अकेले इतने बड़े साम्राज्य को नहीं चला सकता था। हाँ। उसकी टीम में कौन से मुख्य खिलाड़ी थे? स्रोतों में सूबेदार, दीवान, बख्शी जैसे कई पद हैं। बिल्कुल। सम्राट के नीचे अधिकारियों का एक मजबूत नेटवर्क था। प्रांतीय स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी था सूबेदार, जिसका काम था प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। फिर था दीवान, जो असल में प्रांत का वित्त मंत्री था। सारा राजस्व यानी टैक्स उसी के पास आता जाता था। और सेना का सारा काम देखता था मीर बख्शी, जो सैनिकों की भर्ती से लेकर उनके वेतन और रिकॉर्ड तक सब संभालता था। और न्याय के लिए काजी होते थे। काम तो बटे हुए थे, लेकिन क्या इससे अधिकारियों में टकराव नहीं होता था? एक सूबेदार जो पूरे प्रांत का मालिक जैसा है और एक दीवान जो बस हिसाब किताब देख रहा है, दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन था? यही तो मुगल प्रशासन का सबसे बड़ा कमाल था। ये टकराव ना हो, इसीलिए व्यवस्था को बहुत सोच समझकर बनाया गया था। ये मुगलों की राजनीतिक सूझबूझ थी। अच्छा। उन्होंने समझा कि ताकत सिर्फ फौज से नहीं, पैसे से भी आती है। सूबेदार के पास प्रांत की सैन्य शक्ति थी, लेकिन उसकी सेना का वेतन और खर्च दीवान के हाथ में था। और दीवान? वो सीधे केंद्र को यानी सम्राट को रिपोर्ट करता था। ओह, तो सूबेदार चाहकर भी मनमानी नहीं कर सकता था। बिल्कुल। ये सिर्फ चेक एंड बैलेंस नहीं था, ये सत्ता को तोड़ने और जोड़ने की एक कला थी, ताकि कोई भी प्रांतीय गवर्नर इतना ताकतवर न हो जाए कि वो केंद्र के लिए खतरा बन सके। अच्छा, ये मनसबदारी सिस्टम हमेशा मुझे उलझाता है। जात, सवार, ये नाम तो सुने हैं, लेकिन इनको लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों होता है? जरा इसे आसान भाषा में तोड़कर समझाइए। ये उलझाता है क्योंकि ये मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी और इसमें कई परतें हैं। चलिए इसे खोलते हैं। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका सीधा मतलब है पद या रैंक। अकबर ने इसे एक ऐसी व्यवस्था का रूप दिया जिससे साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी, चाहे वो सेना में हो या नागरिक प्रशासन में, उसकी हैसियत और जिम्मेदारियां तय होती थीं। इसके दो मुख्य हिस्से थे, जात और सवार। जात और सवार, इन्हीं दो शब्दों में सारा खेल है ना? बिल्कुल। जात अधिकारी के व्यक्तिगत पद और उसके वेतन को तय करता था। जात रैंक जितनी ऊंची, दरबार में उसकी इज्जत और उसका वेतन उतना ही ज्यादा। तो ये एक तरह की पर्सनल रैंक हो गई। हाँ, समझ सकते हैं। वहीं सवार ये तय करता था कि उस अधिकारी को अपने नीचे कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे और उनकी देखभाल करनी होगी। ये उसकी मिलिट्री ऑब्लिगेशन थी। यहाँ स्रोत एक आम गलती की तरफ इशारा करते हैं जो परीक्षा में बहुत से लोग करते हैं कि जात का मतलब घुड़सवार नहीं है और सवार का मतलब वेतन नहीं है। जात मतलब पद और वेतन, सवार मतलब सैनिकों की संख्या। ये याद रखना बहुत जरूरी है। आपने एकदम सही पकड़ा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो स्रोत में लिखी है, यह प्रणाली वंशानुगत यानी नॉन हेरिडिटरी नहीं थी। सही। यही इस सिस्टम पर सम्राट के नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार था। मनसबदार की मृत्यु के बाद उसका मनसब उसके बेटे को मिले, ये जरूरी नहीं है। सम्राट अपने मर्जी से किसी को भी मनसब दे सकता था, उसे बढ़ा सकता था या छीन भी सकता था। और ये सिर्फ सेना पर लागू नहीं होता था। नहीं, एक और दिलचस्प बात, ये सिर्फ सेनापतियों पर लागू नहीं होता था। साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी, चाहे वो मंत्री हो, चित्रकार हो या कवि, उसे भी एक मनसब दिया जाता था। अच्छा, इसीलिए इसे एक एकीकृत सैन्य प्रशासनिक प्रणाली, मतलब एन इंटीग्रेटेड मिलिट्री सिविल सर्विस कहा जाता है। मनसबदारी से ही जुड़ा हुआ एक और शब्द आता है, जागीरदारी। ये तो दिल्ली सल्तनत भी इक्ता प्रणाली से काफी मिलता जुलता लगता है। क्या मुगलों ने बस उसी को आगे बढ़ाया या इसमें कोई बड़ा बदलाव भी किया था? बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों जुड़े हुए हैं पर एक नहीं है। जागीरदारी असल में मनसबदारों को वेतन देने का एक तरीका थी। देखिए, मनसबदारों को उनकी जात रैंक के हिसाब से जो वेतन मिलता था उसे देने के दो तरीके थे। दो तरीके? हाँ, या तो उन्हें शाही खजाने से नकद वेतन दिया जाए, जिसे नकदी कहते थे, या फिर उन्हें एक जागीर दे दी जाए। जागीर एक ऐसा इलाका होता था जिसका राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार उस मनसबदार को मिल जाता था और वही राजस्व उसका वेतन माना जाता था। तो मतलब जागीर जमीन का मालिकाना हक नहीं था? बिल्कुल नहीं। और यही एकता और जागीर के बीच का एक बड़ा फर्क था, जिसे मुगलों ने और सख्त किया। जागीरदार उस जमीन का मालिक नहीं बनता था, वो सिर्फ वहां से तय राजस्व वसूल सकता था। प्रशासन का काम वहां दूसरे अधिकारी देखते थे। और जागीरों का तबादला भी होता रहता था? हाँ, मुगलों ने इस बात का खास ध्यान रखा कि जागीरों का तबादला बहुत तेजी से हो, अक्सर हर 3-4 साल में। क्यों? ताकि कोई भी मनसबदार
किसी एक इलाके में अपनी जड़ें न जमा ले और स्थानीय शक्ति ना बन जाए। और ये राजस्व इकट्ठा करने की जो व्यवस्था थी उसे जब्त सिस्टम कहा गया, जिसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने बनाया था। स्रोत कहते हैं कि ये बहुत वैज्ञानिक थी। ऐसा क्या खास था इसमें? इसकी खासियत थी इसका डेटा ड्रिवन अप्रोच। ये अंदाजे पर आधारित नहीं थी। टोडरमल के बंदोबस्त में सबसे पहले जमीन को मापने के लिए एक मानक इकाई बनाई गई। फिर किसी भी इलाके में टैक्स तय करने के लिए वहां के पिछले 10 सालों की औसत उपज और उस दौरान चल रहे औसत मूल्यों का पूरा हिसाब लगाया जाता था। 10 सालों का डेटा? हाँ, इस डेटा के आधार पर कुल उपज का लगभग 1/3 हिस्सा नकद में राजस्व के तौर पर तय कर दिया जाता था। इसे दहसाला सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि पूरी तरह से आंकड़ों का खेल। इससे तो किसानों के लिए भी एक निश्चितता रहती होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। बिल्कुल। यही नहीं, जमीन को भी उसकी उर्वरता मतलब फर्टिलिटी के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ताकि टैक्स का बोझ सबके लिए बराबर हो। वो कौन सी श्रेणियां थी? पोलाज वो जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी और इस पर सबसे ज्यादा टैक्स था। परौती वो जमीन थी जिसे उपजाऊपन वापस लाने के लिए 1-2 साल खाली छोड़ा जाता था। चाचर वो थी जिसे 3-4 साल खाली रखते थे। और बंजर वो जमीन थी जो खेती के लायक ही नहीं थी। और हर जमीन पर टैक्स की दर अलग अलग? जी, हर जमीन पर टैक्स की दर अलग थी। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही उन्नत और निष्पक्ष व्यवस्था थी। तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रशासन की ये विशाल मशीनरी कैसे चलती थी, लेकिन सवाल ये है कि इस मशीनरी को चलाने के लिए तेल यानी पैसा आखिर आता कहाँ से था, और जब पैसा आता था तो वो खर्च कहाँ होता था। यहीं से कहानी मुगल अर्थव्यवस्था और उनकी शानदार संस्कृति की तरफ मुड़ती है। सही पकड़ा आपने। अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो कृषि ही थी। ज्यादातर लोग खेती से जुड़े थे, लेकिन ये सिर्फ गुजारे वाली खेती नहीं थी। जब्त सिस्टम की वजह से राजस्व नकद में लिया जाता था, जिसने किसानों को नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे कि नील, कपास, गन्ना और अफीम जैसी फसलें खूब उगाई जाती थीं, जिनका सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा बाजार था। और यहीं से व्यापार की भूमिका शुरू होती है। स्रोत कहते हैं कि मुगल भारत एक बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर था, आयातक नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत दुनिया को सामान बेच ज्यादा रहा था और खरीद कम रहा था। और सबसे ज्यादा क्या बिकता था? इस व्यापार का राजा था सूती कपड़ा। बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल तट पर बना कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। इसके अलावा मसाले, नील, शोड़ा जिससे बारूद बनता है, और दूसरी चीजें भी यहां से बाहर भेजी जाती थीं। तो सारे यूरोपीय व्यापारी यहीं आ रहे थे। बिल्कुल। यही वजह थी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी सब व्यापार करने भारत की ओर खिंचे चले आते थे। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया का सोना चांदी जहाजों में भरकर भारत आता था और बदले में यहां से सामान जाता था। तो मुगल भारत उस समय एक आर्थिक महाशक्ति था। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक था। तो इस जबरदस्त राजस्व और व्यापार से जो पैसा आ रहा था, उसी ने शाहजहां को ताजमहल बनाने की ताकत दी और जहांगीर को अपनी चित्रकला की कार्यशालाएं चलाने का मौका दिया। चलिए समझते हैं कि यह पैसा कला और संस्कृति को कैसे सींच रहा था। बिल्कुल। कला और संस्कृति में मुगलों का योगदान बेमिसाल है। चित्रकला की बात करें तो इसकी नींव अकबर ने रखी थी, जिन्होंने फारसी और भारतीय चित्रकारों को मिलाकर एक नई शैली की शुरुआत की। लेकिन जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। जहांगीर का ही क्यों? जहांगीर को प्रकृति से बहुत प्यार था, इसलिए उनके समय में प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म पर बहुत जोर दिया गया। उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकारों ने पशु पक्षियों और फूलों के इतने सजीव चित्र बनाए जो आज भी हैरान कर देते हैं। पोर्ट्रेट बनाने की कला भी अपने शिखर पर पहुंच गई थी। और वास्तुकला की बात करें तो शाहजहां का नाम सबसे पहले आता है। उनकी इमारतों में ऐसा क्या खास था जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? शाहजहां ने वास्तुकला को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने अकबर के समय के लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर और बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया। अच्छा, मटेरियल बदल गया। हाँ, और शैली भी। उनकी इमारतों में फारसी और भारतीय शैलियों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम दिखता है। भव्य गुंबद, नुकीले मेहराब और चारों कोनों पर खड़ी मीनारें उनकी पहचान बन गई। उन्होंने पियत्रा ड्यूरा तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया, जिसमें संगमरमर में कीमती पत्थरों को जड़ा जाता था, जैसे ताजमहल में है। बिल्कुल, ताजमहल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी उसी शान का प्रतीक है।
साहित्य का भी जिक्र है स्रोत में। फारसी भाषा का दबदबा था, जिसमें अबुल फजल की अकबरनामा एक मील का पत्थर मानी जाती है। हाँ, फारसी उस समय की दरबारी और प्रशासनिक भाषा थी। अबुल फजल की अकबरनामा सिर्फ अकबर के शासन का इतिहास नहीं है, बल्कि इसका तीसरा हिस्सा आईने अकबरी उस समय के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का एक विश्वकोश है, एक एनसाइक्लोपीडिया है। लेकिन बाबर ने तो अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी थी। सही याद दिलाया आपने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद हुआ। मुगल दरबार ने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का भी बड़ा काम किया, जैसे महाभारत का रज़्मनामा नाम से अनुवाद। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो इस प्रशासन की असली ताकत क्या थी जो इसे सदियों तक चलाती रही, और फिर वो कौन सी कमजोरियां थीं जिनकी वजह से इसका पतन हुआ? इसकी मजबूती के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, केंद्रीकृत नियंत्रण। सारी शक्ति सम्राट के हाथ में थी। दूसरा, एक कुशल और व्यवस्थित राजस्व प्रणाली, जिसने साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखा। और तीसरा, अधिकारियों, खासकर मनसबदारों और जागीरदारों का नियमित तबादला। इस नीति ने किसी भी व्यक्ति को किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने से रोके रखा। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। इस शानदार व्यवस्था में दरारें कहाँ से पड़नी शुरू हुई? विडंबना यह है कि जो इसकी ताकत थी वही बाद में इसकी कमजोरी बन गई। जब साम्राज्य औरंगजेब के समय में बहुत ज्यादा फैल गया तो केंद्र से उसे संभालना मुश्किल हो गया। मनसबदारों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें देने के लिए जागीरें कम पड़ गईं। इसे ही जागीरदारी संकट कहते हैं ना? बिल्कुल। इससे असंतोष बढ़ा, और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब के बाद कोई भी इतना मजबूत और काबिल उत्तराधिकारी नहीं आया जो इस विशाल और जटिल मशीनरी को संभाल पाता। तो कमजोर शासकों के दौर में साम्राज्य बिखरने लगा। हाँ, प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने लगे और साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। तो आज हमने मुगल साम्राज्य की उस प्रशासनिक मशीन को समझा जिसने भारत को एक नई शक्ल दी। मुख्य बातें जो एक प्रतियोगी छात्र को याद रखनी चाहिए: अकबर की मनसबदारी और जब्त प्रणाली, जहांगीर की प्रकृतिवादी चित्रकला और शाहजहां की संगमरमरी वास्तुकला। जैसा कि एक यादगार लाइन में कहा जा सकता है, अकबर सिस्टम्स, जहांगीर पेंट्स, शाहजहां बिल्ड्स। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो सटीकता और नियंत्रण पर आधारित थी। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने देखा कि मुगल प्रणाली कितनी जटिल और कुशल थी, लेकिन ये सम्राट की व्यक्तिगत क्षमता पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। एक मजबूत सम्राट इसे ऊंचाइयों पर ले जाता था और एक कमजोर सम्राट इसे संभाल नहीं पाता था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस केंद्रीकृत प्रणाली में ही उसके पतन के बीज छिपे थे? क्या कोई भी व्यवस्था, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, शासक की व्यक्तिगत कमजोरियों की भरपाई कर सकती है, खासकर तब जब सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में हो? आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जिसने सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि समाज और रूहानियत को भी हमेशा के लिए बदल दिया। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स की तरह हैं, मतलब एकदम तथ्यों से भरे हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन सूखे तथ्यों में जान डालना, ये समझना कि इन नामों और तारीखों के पीछे की असली कहानी क्या थी और क्यों ये आज भी हमारे लिए मायने रखती। हाँ, हम बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलनों की, और ये सिर्फ भजन, कीर्तन या कव्वाली तक सीमित नहीं थे। ये अपने समय की सामाजिक और कह सकते हैं सांस्कृतिक क्रांतियां थीं। तो चलिए इन स्रोतों को खंगालते हैं, देखते हैं कि ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुए, इनके पीछे के बड़े विचार क्या थे और भारतीय समाज पर आखिर इनका असर क्या पड़ा। शुरू करने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भक्ति आंदोलन की जो गंगा है वो उत्तर भारत से बही, शायद कबीर या सूरदास के साथ। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन हमारे स्रोत इसे एक एसएससी ट्रैप कहते हैं, मतलब एक ऐसा सवाल जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वाह, तो ये कहना कि भक्ति दक्षिण से शुरू हुई, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में फंसाने वाला एक सवाल भी है। मुझे ऐसी चीजें हमेशा दिलचस्प लगती है जो आम धारणा को तोड़ती हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आंदोलन की शुरुआत असल में कहाँ और कैसे हुई? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और दक्षिण भारत में है, लगभग 7वीं से 10वीं सदी के बीच। ओह, तो काफी पहले। हाँ, ये जानकारी पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देती है। इसकी शुरुआत 2 मुख्य धाराओं से हुई। पहली थी आलवार संतों की, ये भगवान विष्णु के उपासक थे। अच्छा।
और उन्होंने संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा तमिल में दिल को छू लेने वाले भजन लिखे। यानी शुरुआत से ही जोर इस बात पर था कि धर्म आम आदमी की भाषा में हो, किसी इलीट वर्ग की भाषा में नहीं। बिल्कुल। और दूसरी धारा थी नैनार संतों की, जो शिव के भक्त थे। ओके। वो और भी ज्यादा क्रांतिकारी थे। उन्होंने उस समय की जो कठोर जाति व्यवस्था थी उस पर सीधा प्रहार किया। अच्छा। उनके समूह में ब्राह्मण से लेकर समाज के सबसे निचले समझे जाने वाले तबकों के लोग भी शामिल थे। ये सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बयान था। तो आंदोलन की नींव में ही समानता और स्थानीय भाषा का विचार था। हमारे स्रोत में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है, भक्ति ने धर्म को कर्मकांड यानी रिचुअल से रिश्ते, रिलेशनशिप में बदल दिया। हाँ, और इसका असल जिंदगी में मतलब था एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव। वो कैसे? उस समय तक धर्म का मतलब था बड़े बड़े यज्ञ, महंगे अनुष्ठान और पुरोहितों का वर्चस्व। एक आम इंसान ईश्वर तक सीधे नहीं पहुंच सकता था, उसे एक बिचौलिए की जरूरत थी। सही बात है। भक्ति ने कहा, नहीं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ईश्वर से आपका रिश्ता व्यक्तिगत है, सीधा है, एक पर्सनल कनेक्शन। हाँ, ये सच्ची श्रद्धा और प्रेम का रिश्ता है, लेन देन का नहीं। इसने धर्म को हर किसी के लिए सुलभ बना दिया, चाहे वो किसी भी जाति का हो या लिंग का। तो ये विचार जो दक्षिण की उपजाऊ जमीन पे जन्मा था, अब उत्तर की ओर सफर कर रहा था। हाँ, लेकिन उत्तर भारत का माहौल तो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। यहाँ तुर्की सल्तनत स्थापित हो चुकी थी, एक नई भाषा पारसी और एक नया धर्म इस्लाम अपनी जगह बना रहा था। तो इस नए मिले जुले माहौल में भक्ति ने क्या रूप लिया? ये बहुत दिलचस्प है। जब ये विचार उत्तर भारत पहुंचा तो वो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक माहौल से टकराया और उसने नए रूप लिए। अच्छा। यहाँ हमें 14वीं से 17वीं सदी के बीच कबीर, मीराबाई, गुरु नानक जैसे कई बड़े नाम दिखते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को नई ऊंचाइयां दी। कबीर से शुरू करते हैं। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, वो तो अपने आप में एक संस्था थे, एक कह सकते हैं आध्यात्मिक विद्रोही। विद्रोही शब्द उनके लिए बिल्कुल सही है। कबीर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे किसी एक खेमे में नहीं बनते। उन पर हिंदुओं के वेदांत दर्शन का भी असर था और मुसलमानों के सूफी गात का भी। दोनों का? हाँ, दोनों का गहरा असर था। और उन्होंने दोनों ही धर्मों में मौजूद पाखंड, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों पर जबरदस्त चोट की। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है ना, पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़। हाँ हाँ, सुना है। ये तो उस समय के स्थापित धर्मगुरुओं के लिए सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक आम इंसान के लिए, जिसे पूजा करने के लिए किसी मूर्ति या तस्वीर की आदत है, कबीर का रास्ता समझना ज्यादा मुश्किल रहा होगा? हाँ, बिल्कुल। कबीर निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक थे। निर्गुण यानी? निर्गुण यानी वो ईश्वर जिसका कोई रूप, रंग, आकार या गुण नहीं है। वो निराकार है, वो कण कण में है, आपके अंदर है। उसे खोजने के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। ये तो काफी दार्शनिक विचार है। हाँ, एक दार्शनिक विचार था जिसे समझना और अपनाना उस दौर में सबके लिए आसान नहीं था। इसीलिए हमारे स्रोत साफ कहते हैं कि कबीर न तो रूढ़िवादी हिंदू थे, न ही रूढ़िवादी मुसलमान। वो इन सब परिभाषाओं से परे थे। और फिर इसी दौर में एक बिल्कुल अलग रास्ता भी था, जिसका प्रतीक थी मीराबाई, मेवाड़ की एक राजपूत राजकुमारी जिसने राजमहल छोड़कर गलियों में नाचना और गाना चुना। हाँ, मीराबाई कबीर से एकदम अलग सगुण भक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। सगुण यानी ईश्वर का एक साकार रूप है, जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आप प्रेम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मीरा के लिए वो रूप श्री कृष्ण का था। एग्जैक्टली। उनकी भक्ति में दर्शन या ज्ञान से ज्यादा जोर भावना और प्रेम पर था। उन्होंने राजस्थानी और ब्रजभाषा में जो पद गाए, वे आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। तो ये दिखाता है कि भक्ति आंदोलन कितना विविध था। बिल्कुल। इसमें कबीर के ज्ञान मार्ग के लिए भी जगह थी और मीरा के प्रेम मार्ग के लिए भी। इसी कड़ी में चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में संगीत और नृत्य को भक्ति का जरिया बनाया, जिसे हम कीर्तन के रूप में जानते हैं। सही। और फिर गुरु नानक आए, जिन्होंने एक बिल्कुल नई राह दिखाई। गुरु नानक ने एक ईश्वर, एक ओंकार, सभी मनुष्यों की समानता और नाम जपो, किरत करो, वंचको की सीख दी। यानी नाम जपो, मेहनत से कमाओ और बांट कर खाओ। हाँ, और उनकी शिक्षाओं से ही सिख धर्म की नींव पड़ी।
और यहाँ हमारे स्रोत एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं कि सिख धर्म न तो हिंदू धर्म का कोई पंथ है और न ही इस्लाम का। ये अपने आप में एक स्वतंत्र विचार और धर्म है। हाँ, जिसकी अपनी अलग पहचान और पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे भक्ति संत स्थापित हिंदू कर्मकांड को चुनौती दे रहे थे। क्या इस्लाम के भीतर भी कोई ऐसी ही समानांतर लहर चल रही थी, मतलब जो धर्म के बाहरी रूप के बजाय उसकी रूह पर जोर दे रही हो? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल वैसी ही एक लहर चल रही थी जिसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। सूफियों का भी यही मानना था कि बाहरी कर्मकांड जैसे नमाज या रोजे तब तक अधूरे हैं जब तक दिल में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम और इंसानियत के लिए सेवा का भाव न हो। तो उनके लिए भी धर्म एक व्यक्तिगत रिश्ता था। भारत में तो कई सूफी सिलसिले यानी घराने आए, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि सबसे ज्यादा असर चिश्ती सिलसिले का रहा। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह आज भी अजमेर में एक बड़ा केंद्र है। जी, चिश्ती सिलसिला भारत की आत्मा में एक तरह से रच बस गया। इसकी एक बड़ी वजह उनका दर्शन था। उन्होंने संगीत, जिसे वे समा कहते थे, को ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया माना। और उनकी खानकाहें यानी उनके केंद्र हर धर्म और जाति के लोगों के लिए खुले थे। बिल्कुल। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक बात है कि चिश्ती संत शाही अनुदान, मतलब राजाओं से मिलने वाला पैसा, स्वीकार नहीं करते थे। ये तो बहुत आदर्शवादी लगता है। हाँ, और ये उनके दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक किस्सा मशहूर है कि एक बार दिल्ली के सुल्तान ने चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया को एक फरमान भेजा। अच्छा। औलिया ने उसे बिना पढ़े कहा, मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। वाह, मतलब सत्ता से इतनी दूरी। हाँ, ये दिखाता है कि सत्ता से दूरी बनाए रखना उनके लिए कितना जरूरी था। उनका प्रभाव खानकाह के जरिए फैला। ये सिर्फ आश्रम नहीं थे, ये सामुदायिक केंद्र थे जहां भूखों को खाना मिलता था, परेशान लोगों को सहारा मिलता था। तो उनका प्रभाव सत्ता से नहीं, सेवा से फैला। सेवा से फैला, बिल्कुल। लेकिन क्या सभी सूफी सिलसिले ऐसे ही थे? नहीं, यहीं पर हमें सूफीवाद की विविधता दिखती है। इसके ठीक विपरीत सुहरावर्दी सिलसिले के शासकों से अच्छे संबंध थे और वे शाही संरक्षण स्वीकार करते थे। ओ, तो वो अलग थे। उनका मानना था कि सत्ता में रहकर भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। और एक तीसरा प्रमुख सिलसिला था नक्शबंदी, जो ज्यादा रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी मतलब? वे संगीत के खिलाफ थे और शरीयत यानी इस्लामी कानून का कड़ाई से पालन करने पर जोर देते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब भी इसी सिलसिले का अनुयायी था। तो सूफीवाद भी एक जैसा नहीं था, उसमें भी अलग अलग विचारधाराएं थीं। स्रोतों में कुछ जरूरी सूफी शब्द भी दिए गए हैं: पीर, गुरु, मुरीद, शिष्य, खानका, केंद्र और उर्स, पुण्यतिथि पर होने वाला उत्सव। ये शब्द आज भी हमारी भाषा का हिस्सा हैं और इन शब्दों के बिना हम उस संस्कृति की आत्मा को नहीं समझ सकते। सही बात है। पीर और मुरीद का रिश्ता गुरु शिष्य परंपरा जैसा ही था और उर्स का शाब्दिक अर्थ है विवाह, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये मृत्यु का शोक नहीं बल्कि एक उत्सव है। ये सोच ही कितनी अलग है ना? तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकला? एक तरफ भक्ति की लहर, दूसरी तरफ सूफीवाद की धारा। जब ये दोनों मिली तो भारतीय समाज पर इसका क्या असर हुआ? इसका असर बहुआयामी और बहुत गहरा था। सामाजिक स्तर पर देखें तो जाति व्यवस्था की कठोरता पर जबरदस्त चोट पड़ी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कबीर जैसा जुलाहा या रैदास जैसा चर्मकार समाज के सबसे ऊंचे दार्शनिक सत्य की बात करता था, तो ये सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि सामाजिक सत्ता पर सीधा हमला था। इसने उस विचार को ही चुनौती दी कि ज्ञान और आध्यात्मिकता पर किसी एक जाति का अधिकार है। सही कहा, यही इसकी असली क्रांतिकारी शक्ति थी। और महिलाओं की स्थिति पर भी इसका असर पड़ा होगा, जैसा हमने मीराबाई के उदाहरण में देखा। निश्चित रूप से मीराबाई, अक्का महादेवी, लल्लेश्वरी जैसी महिला संतों ने न सिर्फ भक्ति के पद लिखे बल्कि सामाजिक बंधनों को भी तोड़ा। उन्हें जो सम्मान मिला उसने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा दी। और धार्मिक स्तर पर कर्म कांडों का प्रभुत्व कम हुआ और सहिष्णुता को बढ़ावा मिला, क्योंकि दोनों ही आंदोलन प्रेम को सबसे ऊपर रखते थे। मुझे लगता है सबसे बड़ा और स्थायी असर तो हमारी भाषा और संस्कृति पर पड़ा। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने साहित्य और संगीत को ही लोकतांत्रिक बना दिया। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, लोकतांत्रिक। भक्ति संतों ने संस्कृत जैसी अभिजात्य भाषा को छोड़कर आम लोगों की भाषा में लिखा। हिंदी, अवधी, ब्रज, तमिल, बंगाली। इससे इन क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का एक नया युग शुरू हो गया।
तुलसीदास की रामचरितमानस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और वहीं सूफियों ने फारसी और उस समय की आम बोलचाल की भाषा हिंदवी के मेल से एक नई जबान को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर उर्दू की शक्ल ली। और संगीत, भजन, कीर्तन, कव्वाली, ये सब तो सीधे तौर पर इन्हीं आंदोलनों की देन है। बिल्कुल। संगीत इनके लिए मनोरंजन नहीं, इबादत का तरीका था। चैतन्य ने कीर्तन को लोकप्रिय बनाया, मीरा ने भजन गाए और अमीर खुसरो जैसे सूफियों की खानकाहों में कव्वाली गूंजने लगी। गाते हैं। तो हम असल में उसी सैकड़ों साल पुरानी विरासत का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि भक्ति आंदोलन, जैसा कि कई लोग गलत समझते हैं, उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण भारत से शुरू हुआ। हाँ, और समय के साथ ये पूरे भारत में फैला। और इसके दो मुख्य रूप दिखे, निर्गुण यानी कबीर की तरह निराकार ईश्वर की भक्ति, और सगुण यानी मीराबाई की तरह साकार ईश्वर की भक्ति। और इसके समानांतर सूफीवाद ने इस्लाम के रहस्यवादी पहलू को भारत की जमीन पर उतारा। उन्होंने ईश्वर से प्रेम और मानवता की सेवा का संदेश दिया, जिसमें चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। और इन दोनों आंदोलनों ने मिलकर भारतीय समाज को ज्यादा सहिष्णु, विविध और कलात्मक बनाया। कुल मिलाकर इन्होंने धर्म को बड़े बड़े ग्रंथों और मंदिरों मस्जिदों की चारदीवारी से निकालकर आम इंसान के दिल तक पहुंचा दिया। उसकी अपनी भाषा में। हाँ, उसकी अपनी भाषा में। ये धर्म का एक तरह से निजीकरण था, उसे संस्थानों के चंगुल से निकालकर व्यक्तिगत अनुभव बनाने की एक कोशिश। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक विचार पर खत्म करते हैं। इन आंदोलनों ने धर्म को संस्थानों और पुरोहितों के नियंत्रण से निकालकर आम इंसान के व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा बना दिया। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां हम संगठित धर्म और व्यक्तिगत आस्था के बीच अक्सर टकराव देखते हैं, सदियों पुरानी ये बहस कितनी प्रासंगिक लगती। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की गहराई में उतर रहे हैं, लेकिन राजाओं और लड़ाइयों की कहानियों से थोड़ा हटकर हम उनकी बनाए गए शानदार इमारतों और कला पर ध्यान देंगे। हमारे सामने जो जानकारी है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स जैसी है, सीधी, तथ्यों से भरपूर। लेकिन हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है, हम इन्हें एक कहानी में पिरोएंगे ताकि हम समझ सकें कि पत्थर और पेंट के जरिए सल्तनत और मुगल अपनी शक्ति, अपनी आस्था और अपनी पहचान की कहानी कैसे कह रहे थे। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये पत्थर में लिखी हुई महत्वाकांक्षा है। और यहाँ जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि ये सिर्फ वास्तुकला की कहानी नहीं है, ये दो महान संस्कृतियों के संगम की कहानी है। एक तरफ से इस्लामी परंपरा आ रही है जो मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित नहीं करती, तो उसका जोर ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, सुलेख यानी कैलीग्राफी और समरूपता यानी सिमेट्री पर है। और दूसरी तरफ भारत की अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसमें खंभों, ब्रैकेटों, कमल और कलश जैसे रूपांकनों का गहरा अर्थ है। जब ये दोनों धाराएं मिली तो इंडो इस्लामिक शैली का जन्म हुआ, जो अपने आप में बहुत अनूठी थी। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो वास्तुकला की शुरुआत कैसे हुई? क्या वो आते ही बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगे या शुरुआत थोड़ी अलग थी? नहीं, शुरुआत काफी प्रायोगिक थी और कह सकते हैं जरूरत पर आधारित थी। वो अपने साथ मेहराब यानी आर्च और गुंबद यानी डोम बनाने का विचार तो लाए थे, लेकिन उसे यहाँ लागू करने की तकनीक अभी विकसित हो रही थी। इसीलिए शुरुआती दौर में जो मेहराब बने उन्हें फॉल्स आर्च कहा जाता है। एक मिनट, फॉल्स आर्च और ट्रू आर्च में क्या फर्क है? ये सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहीं पर असली इंजीनियरिंग छिपी है। देखिए, फॉल्स आर्च असल में बस एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया जाता था जो सिर्फ मेहराब जैसा दिखता था। उसमें वजन संभालने की असली ताकत नहीं थी। लेकिन ट्रू आर्च एक इंजीनियरिंग छलांग थी। इसमें एक केंद्रीय कीस्टोन होता है जो पूरे वजन को बराबर बांट देता है। और भारत में इसका पहला सही इस्तेमाल, और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, हमें अलाउद्दीन खिलजी के बनाए अलाई दरवाजे में देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा तकनीकी कदम था। और कुतुब मीनार का क्या? इन नोट्स में एक बात लिखी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी कि इसे किसी एक शासक ने नहीं बनवाया। क्या उस दौर में ये आम बात थी? मुझे तो लगा था कि हर कोई अपनी अलग पहचान बनाना चाहता होगा।
आपका सोचना बिल्कुल सही है। हर शासक अपनी छाप छोड़ना चाहता था जी लेकिन कुतुब मीनार कोई आम इमारत नहीं थी। जी। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, शायद एक टावर ऑफ विक्ट्री के तौर पर। उनके बाद इल्तुमिश ने इसे आगे बढ़ाया, 3 मंजिलें और जोड़ी और फिर लगभग 150 साल बाद जब बिजली गिरने से वो क्षतिग्रस्त हुई तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल जोड़ी। तो ये किसी एक व्यक्ति की विरासत नहीं बल्कि पूरी सल्तनत की बदलती महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन गई। ये दिखाता है कि सल्तनत खुद को एक स्थायी शक्ति के रूप में स्थापित कर रही थी। बिल्कुल, जो पीढ़ियों तक चले। मुझे इन नोट्स में एक लाइन ने सच में चौंका दिया। इसमें अलाई दरवाजे को भारतीय वास्तुकला में एक टर्निंग पॉइंट कहा गया है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा था कि कुतुब मीनार ज्यादा अहम होगी। एक दरवाजे में ऐसा क्या खास था? खास ये था कि वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो एक बयान था। जैसा हमने अभी बात की, यहाँ पहली बार ट्रू डोम और ट्रू आर्च का सही और वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल हुआ। इसमें अलंकरण के लिए बेहद सुंदर सुलेख का इस्तेमाल किया गया और इसका अनुपात एकदम सटीक था। ये खिलजी की शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन था। ये कह रहा था कि हम ऐसी चीजें बना सकते हैं जो पहले नहीं बनी, इसीलिए इसे एक मोड़ माना जाता है। लेकिन खिलजी के बाद तुगलक आए और इन नोट्स को पढ़कर लगता है जैसे किसी ने अचानक सारे रंग और नक्काशी छीन ली हो। उनकी इमारतें इतनी सादी और भारी भरकम क्यों दिखती हैं? इसकी वजह तुगलक दौर के एक हालात थे। वो राजनीतिक अस्थिरता का समय था, मंगोलों के आक्रमण का खतरा लगातार बना रहता था। ऐसे में उनका पूरा ध्यान सुरक्षा और कार्यक्षमता पर था, सुंदरता पर नहीं। उनकी इमारतों में आपको ढलान वाली दीवारें मिलती हैं जिन्हें बैटर्ड वॉल्स कहते हैं। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, ये किले को ज्यादा मजबूती देती थी। तुगलकाबाद का किला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो एक किला है, महल नहीं। इसे मिलिट्री आर्किटेक्चर भी कहा जा सकता है। और सल्तनत के आखिरी दौर में लोधी आए, उन्हें अक्सर सल्तनत और मुगलों के बीच एक कड़ी की तरह देखा जाता है। क्या उनकी वास्तुकला में भी ये झलकता है? बिल्कुल, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण दौर था। लोधियों ने ही भारत में बगीचे वाले मकबरों मतलब गार्डन टूम्स की परंपरा शुरू की। सिकंदर लोदी का मकबरा इसका पहला बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। उन्होंने डबल डोम की तकनीक को भी बेहतर बनाया। एक तरह से उन्होंने वो मंच तैयार किया जिस पर मुगल वास्तुकला का शानदार नाटक खेला जाना था। और उस पुल को पार करके आए मुगल, जिन्होंने वास्तुकला के कह सकते हैं कि नियम ही बदल दिए। इन नोट्स में चारबाग शैली का जिक्र बार बार आता है। ये क्या है और ये मुगलों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? चारबाग एक फारसी मतलब पर्शियन अवधारणा है। ये एक बगीचा है जिसे 4 नहरों से 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये गहरा प्रतीक है। कुरान में जन्नत या स्वर्ग का जो वर्णन है, ये उसकी एक भौतिक छवि बनाने की कोशिश है। बाबर, जो मध्य एशिया से आए थे, उन्हें भारत की गर्मी और धूल पसंद नहीं थी, तो उनके लिए चारबाग सिर्फ वास्तुकला का हिस्सा नहीं था, बल्कि इस नई जमीन पर अपने घर और स्वर्ग की एक छोटी सी छवि बनाने का जरिया था। हुमायूं के मकबरे को अक्सर ताजमहल का प्रेरणा स्रोत या प्रीकर्सर कहा जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो भी एक बगीचे में बना है या कुछ और भी है? बगीचा तो एक बड़ा कारण है ही, क्योंकि ये भारत में चारबाग शैली का पहला भव्य उदाहरण था। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसे हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था और इसके वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास फारस से बुलाए गए थे। इसमें पहली बार लाल बलुआ पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जो बाद में मुगल वास्तुकला की पहचान बन गया। इसका जो पूरा डिजाइन है, उसने ताजमहल के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया। फिर अकबर का दौर आता है और यहाँ वास्तुकला सिर्फ सुंदर नहीं रहती, बल्कि बहुत स्मार्ट हो जाती है। कहा गया है कि उनकी वास्तुकला राजनीतिक एकीकरण का प्रतीक थी। क्या इसका मतलब ये है कि वो इमारतों के जरिए राजनीति कर रहे थे? आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। अकबर एक ऐसे साम्राज्य पर शासन कर रहे थे जिसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। उन्हें अपनी प्रजा का दिल जीतना था। उन्हें ये महसूस कराना था कि ये उनका भी साम्राज्य है, और वास्तुकला इसका एक जबरदस्त जरिया बनी। उन्होंने जानबूझकर अपनी इमारतों में राजपूत और फारसी शैलियों का मिश्रण किया। इसीलिए आपको फतेहपुर सीकरी में गुंबदों और मेहराबों के साथ साथ छतरी, झरोखे और ब्रैकेट जैसे भारतीय तत्व भी दिखते हैं। ये सिर्फ एक कलात्मक पसंद नहीं थी, ये एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक संदेश था। और फिर आते हैं शाहजहां, जिनके समय में सब कुछ अपने चरम पर पहुंच गया। इन दस्तावेजों में ताजमहल के सिलसिले में पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का जिक्र है। ये सिर्फ पत्थर में नक्काशी है या कुछ और?
इसे सिर्फ जड़ाई का काम कहना इसकी बेइज्जती होगी। आप कल्पना कीजिए, ये संगमरमर पर पेंटिंग नहीं है। ये संगमरमर में महीन खांचे तराश कर उनमें कीमती और अर्धकीमती पत्थरों के टुकड़ों को एक पहेली की तरह बिल्कुल फिट बिठाना है। मकराना के दूध या सफेद संगमरमर पर जब पिएट्रा ड्यूरा का काम होता था तो वो इमारत नहीं, गहना बन जाती थी। ताजमहल सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि उस दौर की दौलत, शक्ति और कलात्मकता का सबसे बड़ा विज्ञापन था। हम हमेशा दिल्ली और आगरा पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इन नोट्स में दक्कन की एक विशाल संरचना गोल गुंबज का भी उल्लेख है। ये मुगल वास्तुकला से कैसे अलग था? ये बहुत जरूरी है कि हम याद रखें कि वास्तुकला सिर्फ दिल्ली और आगरा में नहीं फल फूल रही थी। गोल गुंबज जो बीजापुर में है, मुगलों ने नहीं बल्कि आदिल शाही सल्तनत ने बनवाया था। और ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। वाह! जहां ताजमहल अपनी नाजुक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहीं गोल गुंबज अपने विशाल आकार के लिए। इसके गुंबद का व्यास लगभग 44 मीटर है और इसे बिना किसी खंबे के सहारे खड़ा किया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। इसकी विस्परिंग गैलरी तो मशहूर है ही, जहां एक तरफ की फुसफुसाहट 37 मीटर दूर दूसरी तरफ साफ सुनाई देती है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि क्षेत्रीय सल्तनतें भी वास्तुकला में कमाल के प्रयोग कर रही थीं। बिल्कुल। उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतों तक ही सीमित नहीं थी, है ना? इन नोट्स में उनकी लघु चित्रकला यानी मिनिएचर स्टाइल पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। मुगलों का कला प्रेम सिर्फ वास्तुकला तक सीमित नहीं था। उनकी चित्रकला में दरबारी दृश्यों, शिकार और प्रकृति का बहुत सजीव चित्रण होता था। और दिलचस्प बात यह है कि हर शासक की अपनी एक अलग पसंद थी, जो उनकी चित्रकला में साफ झलकती है। जैसे अकबर को कथा कहानियों जैसे महाभारत और हमजानामा के चित्रण में बहुत रुचि थी। और जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो प्रकृति प्रेमी थे। जहांगीर तो पारखी थे। उन्हें पक्षियों, फूलों और जानवरों के यथार्थवादी चित्रों का बहुत शौक था। उस्ताद मंसूर जैसे उनके कलाकार इतने माहिर थे कि वो साइबेरियन क्रीन का ऐसा चित्र बनाते थे जो आज भी वैज्ञानिक रूप से सटीक माना जाता है। और फिर शाहजहां के समय में जोर वापस शाही शानो शौकत पर आ गया। उनकी पेंटिंग्स में आपको शाही जुलूस, चमकदार कपड़े और गहनों की भरमार मिलेगी। तो पेंटिंग्स के जरिए हम हर बादशाह के व्यक्तिगत स्वभाव को भी समझ सकते हैं। और सुलेख यानी कैलीग्राफी का क्या स्थान था? ये सिर्फ लिखावट थी या इसका कोई गहरा मतलब भी था? इस्लामी कला में सुलेख का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसे ईश्वर के वचन यानी कुरान को लिखने का माध्यम माना जाता है। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये एक पवित्र कला थी। इमारतों पर आपको जो अरबी या फारसी में लिखावट दिखती है, वो अक्सर कुरान की आयतें होती हैं। इसमें कुफिक और नस्ख जैसी अलग अलग लिपियों का प्रयोग होता था। चूंकि इंसानों के चित्रण को अक्सर हतोत्साहित किया जाता था, इसलिए कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता सुलेख और ज्यामितीय पैटर्न में दिखाई। तो अगर हमें इस पूरे सफर को समेटना हो, सल्तनत से लेकर मुगलों तक, तो इन दोनों की वास्तुकला में मुख्य अंतर क्या था? हम इसे एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं? इन नोट्स में दी गई एक तुलना इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सल्तनत का जोर मुख्य रूप से ताकत पर था। मुगलों का जोर सुंदरता और शक्ति दोनों पर था। सामग्री में भी फर्क है। सल्तनत ने ज्यादातर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया, मुगलों ने खासकर शाहजहां से संगमरमर को अपनी पहचान बना लिया। सजावट सल्तनत के दौर में न्यूनतम थी, जबकि मुगलों के समय में ये बहुत समृद्ध और जटिल हो गई। और शायद सबसे बड़ा फर्क बगीचों का है। सल्तनत में बगीचे दुर्लभ थे, लेकिन मुगलों के लिए ये उनकी वास्तुकला का एक अभिन्न और केंद्रीय तत्व थे। इन नोट्स में कुछ आम गलतियों की सूची भी है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं ताकि कुछ आम धारणाएं साफ हो जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो बातें हैं जिनमें एस्पिरेंट्स अक्सर उलझ जाते हैं। पहली, अलाई दरवाजा मुगल नहीं, खिलजी ने बनवाया था। ये सल्तनत काल का एक मील का पत्थर है। दूसरी, गोल गुंबज मुगल नहीं, दक्कनी सल्तनत की देन है। तीसरी, भारत में पहला बगीचे वाला मकबरा ताजमहल नहीं, बल्कि लोदियों के समय में ही इसका विचार आ चुका था। और चौथी, पिएट्रा ड्यूला का बेहतरीन इस्तेमाल शाहजहां के समय में हुआ, सल्तनत काल में नहीं। ये छोटे छोटे फर्क पूरी कहानी को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करते हैं। तो हमने सल्तनत की मजबूत कार्यात्मक वास्तुकला से लेकर मुगलों की अलंकृत प्रतीकात्मक भव्यता तक का सफर तय किया है। ये सिर्फ इमारतों की कहानी नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलती तकनीक, बढ़ती दौलत और विचारधारा की कहानी है। इसे याद रखने के लिए इन नोट्स में एक बेहतरीन लाइन दी गई है जो इस पूरे दौर का सार है। सल्तनत ने ढांचा बनाया, मुगलों ने उसमें प्रतीकवाद भरा। सल्तनत ने नींव रखी, मजबूत और टिकाऊ,
मुगलों ने उस नींव पर जन्नत की कल्पना को साकार कर दिया। और अंत में एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमारी बातचीत शासकों द्वारा बनाए गए भव्य स्मारकों, मकबरों और किलों पर केंद्रित रही। लेकिन जरा सोचिए, उस दौर में आम लोगों के घर या गांव के सामुदायिक स्थान कैसे दिखते होंगे, वे किन सामग्रियों से बने होते होंगे और उनकी अपनी छोटी सी वास्तुकला में किन चीजों को महत्व दिया जाता होगा। शाही इतिहास के साये में आम आदमी की कहानी अक्सर खो जाती